अस्सलाम वालेकुम पार्ट 1। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी है कि ये पेपर में आएगा इंशाल्लाह। और टॉपिक हमारा है सिविल लीगल सिस्टम। हमने अभी तक 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, कॉमन लीगल सिस्टम पे और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल सिस्टम। उसके बाद हमारी वीडियो नंबर 3 है ये, और कोशिश की जाएगी कि इसको 10 मिनट में हम कंप्लीट कर लें। सिविल लीगल सिस्टम होता क्या है? अच्छा, सिविल लीगल सिस्टम का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले आपने इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम का जो मटीरियल है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, उसको समराइज़ करके। वो पहले आपने हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम के होता क्या है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है सिविल लीगल सिस्टम, और सिविल लीगल सिस्टम की डेफिनेशन से शुरू कर देना है। सिविल लीगल सिस्टम क्या होगा? सिविल लीगल सिस्टम इज़ अ लीगल फ्रेमवर्क यूज्ड इन मैनी कंट्रीज़ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये इस्तेमाल हो रहा है, किस लिए? इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में वो हेल्पफुल होता है ये, इसलिए उन्होंने सिविल लीगल सिस्टम को अडॉप्ट किया है। होता क्या है सिविल लीगल सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सिविल लीगल सिस्टम ऑल्सो नोन एज सिविल लॉ और सिविलियन लॉ इज़ अ लीगल सिस्टम प्राइमरली बेस्ड ऑन कोडिफाइड लॉज एंड स्टैट्यूट्स। सिविल लीगल कंट्रीज़ जो होंगी जहाँ पर सिविल लीगल सिस्टम होगा उसको हम कहते हैं सिविल लॉ भी या सिविलियन लॉ भी, और उसका वो प्राइमरी किसके ऊपर बेस करता है? कोडिफाइड लॉज और स्टैट्यूट्स भी। अब कोडिफाइड लॉज क्या होते हैं? जो पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं, जो पास्ड बाय लॉ मेकिंग अथॉरिटी होते हैं, वो फॉर एग्जांपल पास्ड बाय पार्लियामेंट, तो वो क्या है? हमारे पास कोडिफाइड लॉज हैं। तो जो सिविल लॉ कंट्रीज़ होंगी वहाँ पर कोडिफाइड लॉज होंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू सिविल मैटर्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ एंड पर्सनल इंजरी और अमंग अदर्स। जो सिविल लॉ जो ये बनेंगे, जो लॉज कोडिफाइड लॉज बनेंगे, वो किन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए होंगे? सिविल मैटर्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, प्रॉपर्टी लॉज को, फैमिली लॉज को, पर्सनल इंजरी के केसेस, इनके ऊपर वो लॉज बनाए जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं बेसिक फीचर्स कैसे होंगे। जो कंट्री सिविल लीगल सिस्टम जहाँ पर अडॉप्ट हुआ हुआ है वहाँ पर बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? नंबर 1 कोडिफिकेशन, कि वहाँ पर कोडिफिकेशन लाजमी होगी। सिविल लॉ कंट्रीज या सिविल लॉ सिस्टम रिलाई हैविली ऑन रिटन लॉज एंड कोड्स दैट सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लीगल रूल्स एंड प्रिंसिपल। यानी कि प्राइमरी सोर्स, सबसे अहम सोर्स कौन सा समझा जाएगा लॉ का, लीगल रूल्स और प्रिंसिपल्स का? आपकी कोडिफाइड लॉज, यानी कि रिटन लॉज और कोड्स। रिटन लॉज का मतलब क्या है? जो पास्ड बाय पार्लियामेंट हैं, पास्ड बाय लॉ मेकिंग बॉडी। और अनरिटन लॉज कौन से होते हैं या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं? जो जुडिशियल डिसीजंस की वजह से बनते हैं, वो पास्ड बाय पार्लियामेंट नहीं होते, वो पास्ड बाय लॉ मेकिंग बॉडी नहीं होते। और वो कहाँ होते हैं? वो कॉमन लॉ कोर्ट्स में होते हैं, कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस में होते हैं। ठीक है, सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन में पहली चीज़ क्या है? कोडिफिकेशन ज़रूरी है। प्राइमरी सोर्स क्या होगा लीगल रूल्स का? आपके अनरिटन लॉज और आपके रिटन लॉज और कोड्स। ठीक है, आगे क्या? इंक्विजिटोरियल प्रोसेस इन सिविल लॉ सिस्टम, जजेस टिपिकली टेक एन एक्टिव रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग अ केस एंड डिटरमाइनिंग द फैक्ट। सेकंड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जज का रोल क्या होगा? कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस में भी एक पार्ट प्ले करेगा। वो केस की इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, करवाएगा, और उसके अंदर पार्ट प्ले करेगा। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, एक्टिव रोल होगा डिटरमाइन करने का फैक्ट्स एंड फिगर ऑफ द केस में। ठीक है, और ये किन किन कंट्रीज़ में होगा? जिन्होंने सिविल लीगल सिस्टम अडॉप्ट किया होगा। नेक्स्ट नंबर 3 है लिमिटेड रोल ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा जी, यहाँ पर आप ये देखें, जिन्होंने कॉमन लॉ लीगल सिस्टम वाली वीडियो देखी है वहाँ पर हमने इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि वो कॉमन लॉ जो वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं प्रेसिडेंट को, जज मेड लॉ को, जुडिशियल डिसीजंस को, वो प्राइमरी हैसियत रखते हैं। लेकिन जो सिविल लीगल सिस्टम वाले हैं वो लिमिटेड रोल देंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, अनलाइक कॉमन लॉ सिस्टम वेयर प्रेसिडेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। कॉमन लॉ कंट्रीज़ में क्या होता है? प्रेसिडेंट सिग्निफिकेंट रोल की हैसियत रखता है, जबकि सिविल लॉ सिस्टम में क्या है? प्रायोरिटाइज एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ। जो सिविल लॉ कंट्रीज़ हैं वो स्टैट्यूटरी लॉ को प्रायोरिटाइज करते हैं। अच्छा, अब ये जो 2-4 टर्म्स हैं ना आपने याद कर लेनी है, ऊपर सिविल लॉ की हेडिंग में लिख लें। रिटन लॉज, कोड्स, कोडिफाइड लॉज, कोडिफिकेशन, और उसके बाद आपका ये हो गया स्टैट्यूटरी लॉज। ये सारे क्या क्या टर्म्स हैं? ये उन लॉज के लिए होती हैं जो पास्ड बाय लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती हैं, यानी कि पास्ड बाय पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट सारी सिविल लॉ कंट्रीज़ में सिर्फ सारी इसी के ऊपर है। अब सेलिएंट फीचर्स आ गए। अब बेसिक फीचर्स और सेलिएंट फीचर्स को आप मिला के एक साथ भी लिख सकते हैं। बेसिक चीज़ें यही हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लीगल कोड्स, यानी कि लीगल कोड्स होंगे। सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन ऑफन हैव
comprehensive legal codes that cover various areas of law, making it easier to find applicable laws for specific case. हर एरिया के लिए अलहदा लॉ होगा, हर एरिया क्या, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलहदा कोड होगा. प्रॉपर्टी का इशू है तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी लॉ का अलहदा कोड होगा, वो अलहदा तरीके से पास होगा. कॉन्ट्रैक्ट का इशू है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके पास एक अलहदा कोड होगा, ठीक है, अलहदा एक एक्ट होगा, एक अलहदा स्टैट्यूटरी लॉ होगा. तो इससे क्या होगा, ये तमाम सिविल लॉ कंट्रीज़ में होगा कि हर सब्जेक्ट के ऊपर, हर इशू के ऊपर अलहदा से लॉ पास होगा प्रॉपर तरीके से, और पास्ड बाय पार्लियामेंट होगा, पास्ड बाय लॉ मेकिंग बॉडी होगा. तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम इस तरह इन कंट्रीज़ में जब हमने अपना केस जब कोर्ट में लेके जाते हैं तो हमें लॉ सर्च करने में आसानी होती है, क्योंकि हर एरिया के लिए अलहदा से लॉ उन्होंने पास किया होता है, तो अलहदा उसका नाम होता है. सेकेंड इसका फीचर क्या है, स्पेशलाइज्ड जजेस. जजेस इन सिविल लॉ सिस्टम्स आर ऑफन स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लॉ विच कैन लीड टू ग्रेटर एक्सपर्टीज इन दोज एरियाज. अच्छा, अब जो जजेस होते हैं ना इन कंट्रीज़ में जहाँ पर सिविल लीगल सिस्टम अडॉप्ट होता है, उनको भी स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है. जिस तरह हमारे होता है ना, डॉक्टर, कान का डॉक्टर रहता, दांतों का डॉक्टर रहता, दिल का डॉक्टर रहता, स्पेशलाइजेशन करते हैं MBBS के बाद. तो इसी तरह उन कंट्रीज़ में जो जजेस होती हैं ना, वो भी स्पेशलाइजेशन करते हैं. क्रिमिनल का जज अलहदा होगा, सिविल का जज अलहदा होगा, फैमिली का जज अलहदा होगा, आगे रेंट का जज, रेंट ट्रिब्यूनल का जज अलहदा होगा, ठीक है, केसेस की टैक्स का अलहदा होगा, एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज अलहदा होगा. और वो कौन होगा, उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो स्पेशलाइज होती हैं उस रेलिवेंट फील्ड में. तो जो सिविल लॉ कंट्रीज़ होते हैं ना, वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है. आप एक दूसरे, यानी एक ही जज सारे मैटर्स नहीं सुन सकता, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. फिर लिमिटेड रोल ऑफ लॉयर्स का भी लिमिटेड रोल हो जाता है. क्या सिविल लॉ सिस्टम्स में इन्वॉल्व लेस एडवर्सियल लिटिगेशन विद अ मोर प्रोमिनेंट रोल ऑफ जजेस इन डायरेक्टिंग प्रोसीडिंग्स. लॉयर, क्योंकि जहाँ पर जजेस डायरेक्ट ना इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो लॉयर्स को कम हैसियत दी जाती है जो सिविल लॉ कंट्रीज़ होती हैं, और वहाँ पर जजेस का ज़्यादा रोल होता है एज़ कम्पेयर टू लॉयर्स, ठीक है. अब रिकॉग्नाइज सोर्सेज क्या होते हैं, जो जिन कंट्रीज़ में सिविल लीगल सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, वो किस चीज़ को रिकॉग्नाइज सोर्स मानते हैं. पहला तो सोर्स वही कि वो रिटन कोड्स और स्टैट्यूट्स को प्राइमरी सोर्स मानते हैं. नंबर 1 और सबसे पहले देखेंगे रिटन कोड्स और स्टैट्यूट्स की तरफ, अगर उन्होंने कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है. फिर अगर नहीं वहाँ पर मौजूद हो रहा, हमें कोई नई हेल्प मिल रही, फिर वो सेकंड पे रखेंगे जुडिशल डिसीजंस को. वाइल लेस इन्फ्लुएंशियल, कि ये जो कॉमन लॉ सिस्टम में जुडिशल डिसीजन मोर इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको वेटेज दी जाती है. लेकिन सिविल लॉ सिस्टम में जुडिशल डिसीजन को लेस हैसियत दी जाती है, ठीक है. सिस्टम डू कंसीडर प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस. क्लियर है. नंबर 3 लीगल कमेंट्री. अच्छा, हमने पढ़ा था क्रिमिनल लॉ में लीगल कमेंट्री को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है. क्यों? क्योंकि वो तमाम केस लॉज, तमाम जुडिशल डिसीजन लीगल कमेंट्री के अंदर हमें मिलते हैं. तो जो स्कॉलरी राइटिंग होती है या लीगल कमेंट्री, तो लीगल डॉक्ट्रिन्स होते हैं, वो सिविल में लॉ सिस्टम में भी माने जाती हैं, लेकिन इतना नहीं माने जाते जितना उनको हैसियत दी जाती है कॉमन लीगल सिस्टम में. क्या है? स्कॉलरी राइटिंग्स एंड लीगल डॉक्ट्रिन्स कैन आल्सो इन्फ्लुएंस लीगल इंटरप्रिटेशन इन सिविल लॉ जुरिसडिक्शन, यानी कि उनका इस्तेमाल है. ये मेन 3 सोर्सेज को मानते हैं. नेक्स्ट जी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की तरफ देखें, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखते हैं कि ये हमारा सिविल, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिले कैसे, सिविल लीगल सिस्टम डेवलप कैसे हुआ है. सिविल लीगल सिस्टम हैज़ इट्स रूट्स इन एंशिएंट रोमन लॉ, पर्टिकुलरली द कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस. इसको अपने इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है इस तरह. कंप्लाइड अंडर एम्परर जस्टिनियन इन 6th सेंचुरी. 6th सेंचुरी में जो एम्परर था जस्टिनियन, उसने कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस के नाम से कंपाइल किया था तमाम लॉज को, तमाम इन प्रिंसिपल्स को, कि हमने किसको सोर्स मानना है. हम एक सिविल लॉ कंट्री हैं, सिविल लीगल सिस्टम में किस चीज़ को सोर्स माना जाना है, किसको प्राइमरी सोर्स मानना है, नहीं मानना. उसने एक बुनियाद रखी थी, और एंशिएंट रोमन लॉ में जाके इसकी ना रूट्स मिलती हैं हमारे सिविल लीगल सिस्टम की. इट्स स्प्रेड थ्रू आउट कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड इन्फ्लुएंस्ड लीगल सिस्टम इन कंट्रीज़ लाइक फ्रांस एंड जर्मनी. आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डेवलप हो गए, तमाम यूरोप तक फैला, और फ्रांस और जर्मनी तक को ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया या इस सिस्टम से मुतासिर हुए. ओवर टाइम सिविल लॉ सिस्टम इवॉल्व्ड एंड adopted to the needs of modern society, resulting in variation across different countries and region. आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की करी या सोसाइटी के आपके नॉर्म्स चेंज हुए,
जिस तरह से चेंज हुआ तो हमें पता चला कि सिविल लॉ सिस्टम बहुत अच्छा तरीके से और तमाम जो नए आने वाले इश्यूज़ थे उसको उसने रिजॉल्व किया, यानी उसकी अफेक्टिव वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव साबित किया उसने अपने आप को। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका दे देना। आप कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस का थोड़ा सा बता देते हैं वो होता क्या है। ये सारे जो हमारे हिस्ट्री में आए हैं ना थोड़े कैनन लॉ, लेक्स मेर्काटोरिया, नेपोलियन कोड, ये सारे क्या हैं सिविल लीगल सिस्टम की आप हिस्ट्री समझने किस तरह वो इवॉल्व हुआ है थोड़ा इसको आपने बताते चले हैं। कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस क्या है? इज़ ए फाउंडेशनल कलेक्शन ऑफ रोमन लॉ टेक्स्ट। एक रोमन लॉ के जितने भी सिविल लॉज थे उनको एक जगह पे जमा कर दिया, टेक्स्ट को सारे को। ठीक है, कंपाइल किसने किया? एम्परर था जस्टिनियन, उसने 6th सेंचुरी में ये काम किया। और इस जो उसका काम है ना, जो उसने सारा कंपाइल किया इन तमाम लॉज को, सिविल लॉ टेक्स्ट को, उसने इन्फ्लुएंस किया मॉडर्न सिविल लीगल सिस्टम को, यानी कि उसने बुनियाद रखी मॉडर्न सिविल लीगल सिस्टम की। कैनन लॉ क्या है? कैनन लॉ ऑल्सो नाउन एज एक्लियोस्टिकल लॉज इज़ द सिस्टम ऑफ लॉज एंड लीगल प्रिंसिपल्स मेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द रोमन। अब जो रोमन अपने लॉज और लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई करते थे ना, वो उनका जो एक तमाम सिस्टम था, और कैथोलिक चर्च टू गवर्न इट्स मेंबर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और उनके जो रिलीजियस चर्च थे, कैथोलिक चर्च जो थे, वो अपने मेंबर्स और इंस्टीट्यूशंस को कैसे रेगुलेट करते थे, उन सारों की जो कंपाइलेशन है या वो जो सारे लॉज हैं उनको कहते हैं कैनन लॉ या एक्लियोस्टिकल लॉ। एक्लियोस्टिकल लॉज अगर आप लोग स्पेलिंग सही लिख सकते हैं तो आपने लिखना है, वरना उसको छोड़ दें, सिर्फ कैनन लॉ ही लिखें। ठीक है, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग, अब इसमें जो कैनन लॉ होता था इसके अंदर कौन से टॉपिक इंक्लूड होते थे? रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मैरिज, चर्च एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप इसको ले अपने जहन में फोकस करें, मतलब मजहबी तरीके के, जो मजहबी तरीके के जितने भी रेलिवेंट लॉज होते थे ना, वो एक तरह सारे जो रोमन जो इस्तेमाल करते थे, रोमन कैथोलिक चर्च जो गवर्न करता था, उसे कहते हैं कैनन लॉ। आगे लेक्स मर्काटोरिया। अच्छा, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन और भी होगी, लेकिन आपने लेक्स मर्काटोरिया यानी कि MERCATORIA, इसी तरह लेक्स मर्काटोरिया, इसको इस तरह करके करेंगे तो आपको स्पेलिंग सही याद रहेंगे और आप सही लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन की तरफ आपने इसके नहीं जाना। अगर आपकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन से इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। ठीक है, हमारा फोकस है पेपर पास करना और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना, तो अभी प्रोनाउंसिएशन की तरफ आपने नहीं जाना। उसी तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस करना है, खासतौर पर इन लैटिन टर्म्स को, जिसकी वजह से आप उसके स्पेलिंग सही तरह लिख सकें। क्या है जी? ये ऑफन referred to as the law merchant in English में इसको law merchant भी कहते हैं, was a body of legal principles and customs that developed among medieval Europeans merchant to regulate their commercial activities। यानी कि जो ताजिर थे ना, यूरोपियन जो थे ताजिर मिडेवल टाइम के, वो जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए जिस तरीके से जिन असूलों पे, जिन ज़वाबित के ऊपर वो तजारत करते थे, उसको कहते हैं कि लॉ मर्काटोरिया या लॉ मर्चेंट। ठीक है, इट वॉज ए फ्लेक्सिबल लीगल सिस्टम दैट ट्रांसेंडेंट नेशनल बाउंड्रीज एंड फैसिलिटीज ट्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन एंड कल्चर्स ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। और ये बहुत फ्लेक्सिबल होते थे लॉज, क्यों होते थे? ताकि क्रॉस कल्चर में, क्रॉस नेशन पे, मुख्तलिफ बाउंड्रीज से बाहर जाके भी तजारत हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है नेपोलियनिक कोड, आल्सो नाउन एज सिविल कोड ऑफ नेपोलियन और फ्रेंच सिविल कोड। इसको फ्रेंच सिविल कोड भी कहते हैं, सिविल कोड ऑफ नेपोलियन भी कहते हैं। इसे कम्प्रिहेंसिव सिविल लॉ कोड, ये क्या है? कम्प्रिहेंसिव लॉ कोड है तमाम, इंट्रोड्यूस इन फ्रांस इन 1804 बाय नेपोलियन बोनापार्ट, कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया था ये तमाम कोड्स, इनको कहते हैं लॉ कोड, इसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इट सर्व एज ए मॉडल फॉर मैनी सिविल लॉ लीगल सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड एंड इज नाउन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन क्लैरिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट। अच्छा, ये वाला जो कोड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी मेरे ख्याल आ सकता है। अच्छा, क्या था ये, क्यों इम्पोर्टेंट है ये क्यों बहुत ज़्यादा फेमस हुआ? कि ये जाना जाता है अपनी यूनिफॉर्मिटी की वजह से, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, क्लैरिटी था, क्लियर था, यूनिफॉर्म था, यानी इसके ऊपर कम से कम क्रिटिसिज्म था, लोग इससे बहुत ज़्यादा मुत्तफिक थे कि ये कोड बड़ा अच्छा है, इसलिए लोग और कंट्रीज़ भी और लोग भी इसको मानते थे। द कोड कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सिविल मैटर्स। अब इस कोड में कहा था सिविल मैटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लॉज थे, कॉन्ट्रैक्ट पे, प्रॉपर्टी, फैमिली लॉज। अच्छा,
अब ये बार बार ना हम पढ़ेंगे जब मुख्तलिफ कोड, तो उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक थीम ना यही होंगे, प्रॉपर्टी लॉज, फैमिली लॉज, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, आपके एग्रीमेंट्स, आपकी मैरिजेस, यानी इस तरह के मैटर्स होंगे, आपके रेंट के इश्यूज़। तो आप लोगों ने ये अगर आपको भूल भी जाते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं रहता, तो किसी भी कोड में आप उठा के ये टर्म्स डाल सकते हैं। कोशिश करने क्रिमिनल का जिक्र इतना ना करें और वो नहीं डालनी है आपने। सिविल वाली साइड पे जितने भी ये मैटर्स हैं, ये टर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर कोड के अंदर, ठीक है। आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर भी इसका क्या है, वो ये प्रियम्बल होगा, इस कोड का प्रियम्बल था। बुक नंबर 1, अब ये देखें, बुक नंबर 1 क्या है, पर्सनस के बारे में थी। बुक नंबर 2 थी प्रॉपर्टी के बारे में, कि प्रॉपर्टी के राइट क्या होंगे, ओनरशिप क्या होगी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है। बुक नंबर 3 क्या है, डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कैसे कर सकते हैं, सेल, परचेज, गिफ्ट, इनहेरिटेंस। फिर बुक नंबर 4 जो थी, ऑफ ऑब्लिगेशंस राइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, वो मैं किसके बारे में बता देती थी कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो ड्यूटीज़ राइज होती हैं लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो वो क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स को कैसे बनाना है, एग्रीमेंट फर्म कैसे होते हैं, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, एग्रीमेंट इन्फोर्स कैसे होते हैं, ये बुक नंबर 4 बताती है। इनमें से जो बातें याद रहती है बहुत ईजी हैं, याद करते जाएं और ये लिखते जाएं। बुक नंबर 5 क्या है, ऑफ सर्टन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लॉ बारे में लॉ क्या कहता है। अगर अंदर की डिटेल नहीं भी याद रहती तो हेडिंग्स याद कर लें इसकी, लेकिन अच्छी बात है आप कोशिश करें कि अंदर की डिटेल याद करें, वो इतनी मुश्किल नहीं है, आप लिख सकते हैं। इससे आपकी क्वांटिटी जो है ना वो भी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी आपके क्वेश्चन की। बुक नंबर 6 है इस तरह सोर्सेज ऑफ ऑब्लिगेशन, कि किसको हमने ऑब्लिगेशन का सोर्स क्या क्या हो सकता है। बुक नंबर जो 7 है वो डील करती थी मैरिजेस से, कि मैरिजेस के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पाउसेस के, मैरिज होगी कैसे, इससे डील करता है। पैटर्नल पावर्स, ठीक है, बुक नंबर 8। बुक नंबर 9 है सक्सेशन, यानी कि सक्सेशन, इनहेरिटेंस और सक्सेशन के प्रॉपर्टीज़ कैसे ट्रांसफर होंगी मरने के बाद, इनहेरिटेंस लॉज वगैरह, ठीक है। ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ऑफ प्रोविंशियल रेमेडीज़, कमर्शियल लॉज, ऑफ एविडेंस के गवाही कैसे होगी, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कैसे होगी। ये बुक्स हैं, इनमें से जितनी बुक्स आपको याद रह जाती हैं वो आपने लिख देनी है। अच्छा, एक और टेक्निक, अगर तो आपको ये तरतीब से याद हो रहा है बुक नंबर 1 और उसका नाम, तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं याद हो रहा तो आपने ये नहीं करना बुक नंबर 1 के आगे किसी और का लिख दें, तो आपने सिर्फ ये हेडिंग्स लिख देनी है और बुक नंबर में बीच में स्किप कर दें अगर याद नहीं रह रहा। और ये जो कवर कर रहे हैं ना, वो टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो मेंशन कर दें, वो याद करना आसान है और वो लिखना भी आसान है, गलत नहीं लिखना आपने, ठीक है। ये हमारे सारे उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा जी, अब ये लास्ट है हमारा, लास्ट ये क्या है, BGB। अब ये BGB भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो टर्म है इसको देखें, मैं प्रोनाउंस करती हूँ इसलिए इस तरह, ताकि आप इसको याद कर सकें, स्पेलिंग ठीक हो। बर्गर लिचेस, BUR बर GERLICHES लिचेस। जेस कर लें, गेस G सेट बुच, ठीक है। अपने अपने प्रोनाउंस कर लें जिस तरह आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको याद रहे। क्या, बर्गर लिचेस G सेट्स बुच, इस तरह करके याद करेंगे तो शायद याद हो जाए। ये ज़रा काफ़ी मुश्किल सी टर्म है, अगर ये नहीं भी होती तो BGB की आप हेडिंग दे दें, ठीक है। और आगे इसको गलत नहीं लिखना आपने। क्या है, BGB इज़ द जर्मन सिविल कोड, आपने लिखना है, हेडिंग देनी है BGB जर्मन सिविल कोड, फिर भी समझ आ जाएगा एग्जामिनर को, ठीक है। गलत नहीं स्पेलिंग लिखने। द BGB इज़ ए फंडामेंटल लीगल कोड इन जर्मनी का लीगल कोड था ये, दैट गवर्न्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सिविल लॉज, जो सिविल लॉज के बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स को डील करता है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखें वही आ गया, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली लॉज और मोर। इट वॉज एनेक्टेड इन 1900 एंड कंटिन्यूज टू प्ले अ क्रूशियल रोल। के नाम किस मुल्क का था, जर्मनी का था, किस वक्त में इनेक्ट हुआ, ये याद करना है। बाकी आप जो बेसिक स्ट्रक्चर और इसका बुक्स देखेंगे ना, इसमें भी तमाम वही बातें हैं जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर नेपोलियन वाले में पढ़ी हैं। आपने एक का बेसिक स्ट्रक्चर याद कर लेना है। अगर किसी जो बच्चे जीनियस हैं जिनको बुक नंबर 1 और 7 वो रेलिवेंट फार्मूला सा बना लें इसको याद करने का, अगर तो इस तरह याद होता है तो बेस्ट है, लेकिन अगर याद नहीं होता तो आप बुक की नंबरिंग गलत ना दें, बुक लिखें और साथ उसकी जो हेडिंग है ना वो लिख दें, ताकि पता चले कि जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। इस तरीके से आपने ये पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगर आता है, शुरू में इंट्रोडक्शन लिखना है, एंड पे कंक्लूजन लिखना है। इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी है कि ये पेपर में ज़रूर आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।